हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पिछला जितना लेक्चर मैंने अपलोड किया है आपने उसको देख लिया होगा और पाइथन कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रहे होंगे। आज का लेक्चर में हम ये अध्ययन करेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी कैसे निकालें। एफिशिएंसी ही किसी एल्गोरिथम को उसको अच्छा बनाती है और कितना ख़राब है वो एल्गोरिथम इसके बारे में बताती है। तो इस एफिशिएंसी को हम किसके बेस पे निकालेंगे? इस एफिशिएंसी को हम एल्गोरिथम के टाइम और स्पेस के बेस पे हम निकालेंगे। तो इसके लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम इस पे अध्ययन करेंगे और एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है हमारे उससे टाइम और स्पेस के जो एक कम्प्लेक्सिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा लें जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना कोई ब्राउज़र खोल लीजिए और www.ms.net.co.in पर आप चले जाइए। देखिए, इसमें हम आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड हाउ टू डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल्स। तो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आप लोग को पाइथन टैब में जाना है और सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे और लास्ट में हर लेक्चर के लास्ट में उससे संबंधित जो वीडियो होगा आपको मिल जाएगा। यदि किसी लेक्चर में 2 वीडियो हैं तो दोनों वीडियो आपको लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। जिस स्टेप पे वो लेक्चर खत्म होता है उसी के नीचे जस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। और साथ साथ एमएनटी लैब चैनल पे तो आपको सारा लेक्चर कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम है और बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर इसको पढ़ा दीजिए, तो मैं इस लेक्चर को आज लेके आया हूँ। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की क्या ज़रूरत पड़ी एल्गोरिथम में? तो किसी एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है उसको जब हम निकालते हैं उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन कितने टाइप के होंगे वो हम आगे अध्ययन करेंगे। सबको हम कैटेगराइज करेंगे कि किस तरह का एल्गोरिथम, कैसा एल्गोरिथम है, किस तरह से वो टाइम और स्पेस में उसको डिवाइड करके उसको अध्ययन करके टाइम और स्पेस के बिहाफ पे हम उसका अध्ययन करेंगे और उस एल्गोरिथम को अच्छा और बेकार बताएंगे। कितना अच्छा है, कितना उस एल्गोरिथम आपका टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है। तो आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी एल्गोरिथम लेस टाइम और लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है वो एल्गोरिथम सबसे बेस्ट माना जाता है। आप सिंपल रियल लाइफ में देखिए कि जो यदि आपको जाना है किसी जगह, मान लीजिए आपके कोचिंग संस्थान आपको जाना है, तो सबसे लेस टाइम जो होगा आप उसे चूज करेंगे, सिलेक्ट पाथ। और स्पेस स्पेस का कंसेप्ट यहाँ नहीं, लेस टाइम के लिए देखिए दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। देखिए कभी भी दोनों आपको न, यदि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पेस कम। कोई काम, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, वर्क करना है किसी काम को, तो एक दिन का काम यदि 2 मजदूर एक दिन में काम करके पूरा कर लेते हैं, यदि वही काम एक मजदूर लगाया जाए तो वही काम सीधे सीधे बात 2 दिन में लगेंगे। तो एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। मतलब यदि आप मजदूर कम लगाएंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हम इस एल्गोरिथम में ऐसा देखते हैं कि एक लिमिट तक टाइम भी कम लगे और साथ स्पेस भी हमारा
कम ऑक्यूपाई हो, तो वो एल्गोरिथम को हम बेस्ट एल्गोरिथम की श्रेणी में ला देते हैं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, कुछ प्रॉब्लम है मैथ के जो हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसमें एक बेस्ट वे होगा। बेस्ट वे मतलब वो टाइम भी कम लगे और आपका स्पेस भी कम लेता हो, तो वो मैथ का जो सोल्यूशन होगा वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सेम यहाँ भी हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे देयर आर मेनी सोल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, मीन्स फॉर वन प्रॉब्लम्स वी कैन डिजाइन मोर देन वन एल्गोरिथम्स। यहाँ यही बताया गया है कि एक प्रॉब्लम के लिए एक से अधिक एल्गोरिथम को हम डिजाइन कर सकते हैं, बट हाउ टू फाइंड व्हिच एल्गोरिथम आर गुड एंड व्हिच आर बैड। और सबसे बड़ी हमें जो प्रॉब्लम होती है, कैसे हम पता करें कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है और कौन सा एल्गोरिथम बुरा है, मतलब बेकार है। तो इसके बारे में देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है। इस प्रॉब्लम को मैंने चार तरीके से, चार एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन किए हैं जिसके जो एल्गोरिथम इसको सॉल्व करते हैं। चार एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2, एल्गोरिथम 3 एंड एल्गोरिथम 4। ये चार टाइप के एल्गोरिथम है। लेकिन ये एल्गोरिथम में कुछ एल्गोरिथम ऐसे होंगे जो हमारा टाइम भी ले रहे होंगे ज़्यादा और स्पेस भी ले रहे होंगे, तो उस एल्गोरिथम को हम सिंपली इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे एल्गोरिथम को हम, तो ऐसे हमारा जो है कोई भी वर्क हम करेंगे तो उसमें इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे एल्गोरिथम को हम तुरंत रिमूव कर देंगे। तो देयर आर टू वेज टू फाइंड द आइडियल एल्गोरिथम फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एज गिवन बिलो। दो एल्गोरिथम हैं जो आइडियलिटी को फॉलो करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा होगा, कौन सा एल्गोरिथम बुरा होगा। किन के बिहाफ पे हम अध्ययन करते हैं, हमने पहले बताया दो के, एक टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस के बिहाफ पे हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है और कौन सा एल्गोरिथम थोड़ा गड़बड़ है। तो इस तरह हम तो टाइम और स्पेस दो के बिहाफ पे हम किसी एल्गोरिथम को अच्छा और बुरा पहचानते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, किसको हम अपने सोल्यूशन को के रूप में हम किसको लेंगे। तो द इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन time, space and other resources which are needed to execute an algorithm। तो किसी एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो टोटली डिपेंड करती है टाइम, स्पेस और उसके साथ जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं किसी भी, उस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए मजदूर कई काम कर रहे हैं, आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, तो क्या होगा, बेसिकली टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए उसका उसके जो है मतलब जो वर्क करने के लिए जो यूज करते हैं जो मजदूर, फावड़ा है या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उनका अगर वो सही नहीं होंगे तो बेसिकली हमारा किसी भी काम में हमारा सही आउटपुट नहीं हो आएगा और वो टाइम भी अधिक कंज्यूम करेगा। तो ऐसी चीज़ें हम रियल लाइफ में अपने इग्नोर करते हैं बेसिकली। तो इस तरह हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन को इस तरह से हम अध्ययन करेंगे। और इस एल्गोरिथम पे चार एल्गोरिथम है, इस चारों एल्गोरिथम को हम देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम लेस टाइम और लेस स्पेस कंज्यूम कर रहा है, उसी एल्गोरिथम को हम बेस्ट एल्गोरिथम मानेंगे और उस एल्गोरिथम को अपने एसिम्प्टोटिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, तीन केसेस होंगे इन एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का। कुछ एल्गोरिथम होंगे जो बहुत बेस्ट होंगे, तो उनको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन किसी दूसरे एसिम्प्टोटिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ केस होंगे बिल्कुल बेकार होंगे, कुछ एल्गोरिथम जो होंगे
उन पे जो अध्ययन करेंगे तो बेकार होंगे, तो उनको हम किसी दूसरे एसिम्प्टोटिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा जो केस है एवरेज, एवरेज में जो होगा उसको हम किसी दूसरे एसिम्प्टोटिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। बस एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यही बेसिकली मकसद है कि आप किस तरह से किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन यहाँ हम इसके बारे में जानेंगे। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर द मैथमेटिकल नोटेशंस इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक मैथमेटिकल नोटेशन है, तो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करके किसी एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी निकाल के और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज ये कम्प्लेक्सिटी आपका निकालने के काम आता है। तो दिस अलाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम एंड इट्स बिहेवियर। इसका ये क्या करता है, ये किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करता है, उसके रनिंग टाइम और उसके बिहेवियर के बिहाफ पे ये बताता है कि इस कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, कौन सा इसका एल्गोरिथम वर्स्ट है। तो there are mainly three asymptotic notation to find the complexity of algorithm as given below। मेनली तीन तरीके से एसिम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं जो किसी भी एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है बिग ओ नोटेशन, दूसरा है बिग ओमेगा। पहला क्या है बिग ओ, दूसरा क्या है बिग ओमेगा, तीसरा क्या है बिग थीटा नोटेशंस। तो इतने नोटेशन है, तीन नोटेशन है। चलिए हम तीन नोटेशन के बारे में जान लेते हैं। आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल केवल आप सुनते रहिए, सारे एल्गोरिथम आपको इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको केवल देखना आना चाहिए कि किसी एल्गोरिथम में हम किस तरह से किसी एल्गोरिथम को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना आना चाहिए। तो मैं कुछ एल्गोरिथम कराऊंगा, कुछ प्रोग्राम कराऊंगा जिससे उसमें कुछ एल्गोरिथम निकलवाऊंगा, तो आगे हम उसको देखेंगे। अभी हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, तो जिससे थ्योरी पार्ट अच्छे से हो जाए, स्टूडेंट जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कर ले जाएं और बेसिक इसका फंडा समझ ले जाएं। बस मैं इतना चाहता हूं कि जिससे कि अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम कभी ना स्टूडेंट को आए। सबसे पहला बिग ओ नोटेशन। अब आपको बिग ओ नोटेशन में दो बातें जरूर अपने गांठ बांध लेनी है, कि दो बातें हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन किसी भी एल्गोरिथम को कब निकाला जाएगा, जब हम किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस का अध्ययन कर रहे होंगे, तब बिग ओ से ओ रिप्रेजेंट होगा। और जब हम किसी भी एल्गोरिथम के अपर बाउंड की बात कर रहे होंगे, जब भी हम किसी एल्गोरिथम में अपर बाउंड की बात कर रहे होंगे, तो आप समझ जाइए कि वो बिग ओ नोटेशन की कैटेगरी में आ रहा है। दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला क्या, पहला अपर बाउंड मान लीजिए, अपर बाउंड की बात अगर हो रही है किसी एल्गोरिथम रन टाइम में, तो और दूसरा क्या है वर्स्ट केस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां हम बिग ओ उस एल्गोरिथम की जो कम्प्लेक्सिटी जो रिप्रेजेंट करेंगे है, वो बिग ओ नोटेशन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी आगे हम बताएंगे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बिग ओ नोटेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम। मैंने बताया कि आपको अपर बाउंड के बारे में किसी एल्गोरिथम का रन टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए जो अपर बाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे किसी एल्गोरिथम में, तो वहाँ हम बिग ओ का बारे में ही अध्ययन करेंगे। टू रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, देखिए वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी बी ऑलवेज यूज बिग ओ नोटेशन। जहां भी हम वर्स्ट केस की कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां हम बिग ओ नोटेशन को अध्ययन करेंगे, बिग ओ नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। बी ऑलवेज यूज बिग ओ नोटेशंस, बिग ओ नोटेशन ऑलवेज टॉक अबाउट वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। ठीक,
वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए बिगो नोटेशन को हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ, ये ग्राफ देखिए आप, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप मैथ का कंसेप्ट आप सीखिए, क्योंकि यहाँ हम मैथमेटिकली ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी, तो हमने पहले आपको बताया है कि बिगो नोटेशन एक मैथमेटिकल नोटेशन है। तो इसके बारे में आप देखिए, सबसे पहले क्या, वाई एक्सिस पे क्या हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम किसी एल्गोरिथम में जो इनपुट दिए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी एल्गोरिथम में जो हम अध्ययन करते हैं, वो सबसे पहला फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एन। देखिए एफ ऑफ एन यहाँ नीचे है, और फिर हमने एक लाइन ड्रा की है, एक कर्व ड्रा की है, तो उसमें सी डॉट जी ऑफ एन। सी एक तरीके का आप समझिए कि एक वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन देखिए अपर बाउंड, किसी भी एल्गोरिथम में जो एफ ऑफ एन की वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी, सी ऑफ जी ऑफ एन के अंदर ही रहेगी। मीन्स कोई भी एल्गोरिथम की जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे, वो वैल्यू एफ ऑफ एन की वैल्यू सी डॉट जी ऑफ एन से हमेशा नीचे ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ हमने देखिए एक स्पेस यहाँ से, ये कहाँ से, देन ये जब n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से हम, इससे पहले कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एन नॉट वैल्यू के आगे ये चीजें हमारी आएंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द इनपुट डेटा। मैथमेटिकल फार्मूला देखिए, एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। सीधी बात मैंने यही बताया था कि एफ ऑफ एन जो है वो हमेशा सी डॉट जी डॉट एन के से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक, बड़ा नहीं हो सकता, इतना अध्ययन करना आपको, इसकी जानना। और एन जो होगी एन लाइन, एन इनपुट लाइन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एन नॉट जो होगी वो वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। तो इस तरह से एक कंडीशन होती है किसी भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की जो हम बिगो नोटेशन में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में आप देखिए, इस तरह का जब हम कोई भी किसी भी एल्गोरिथम में जब अध्ययन करेंगे, इस तरह के जो फार्मूले जब हमें मिलेंगे, तो उसमें हम बिगो नोटेशन का यूज करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एन इक्वल टू ओ बिगो ऑफ जी ओ एन। देखिए यहाँ बिगो नोटेशन का हम अध्ययन किया, क्योंकि यहाँ देखिए कि कोई भी एफ एन की वैल्यू जी ऑफ एन से हमेशा बराबर या उससे छोटी होगी। तो एफ ऑफ एन बिगो ऑफ जी ऑफ एन, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल्स में आपको और क्लियर होंगे। ग्राफ की आपको अगर आप चाहें तो ग्राफ की ज़रूरत है आपकी, अगर दिमाग में अपर बाउंड और वर्स्ट केस दो चीज़ें आप रखेंगे तो बिगो नोटेशन इसी पे पूरा ख़त्म हो जाएगा, और आपको कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखें, एफ, वही सेम चीज़ जो मैंने बता रहा हूँ, एफ एन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन, ठीक है, और सी comma n is a constant that is always greater than 0। आप कांस्टेंट कह सकते हैं, मैंने आपको कांस्टेंट एक तरीके से, आप इसको कांस्टेंट ना कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन से ज़्यादा होगी, तो एक तरीके से कांस्टेंट ही समझ लीजिए। इसी तरह इसीलिए मैंने इसको एक कांस्टेंट वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 के होगी उसको रिप्रेजेंट किया। और एन नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और एन नॉट की जो वैल्यू होगी वो 1 से बराबर या 1 से बड़ी होगी, तभी बिगो नोटेशन
का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। If we are taking about Vigo notation, two pictures come in our mind. दो पिक्चर होने चाहिए, जो मैंने क्या अपर बाउंड, दूसरा वर्स्ट केस। किसी एल्गोरिथम वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा Vigo नोटेशन को ही फॉलो करेंगे। तो चलिए देखिए, एक अच्छा एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग तो सेम है, आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में ये प्रोग्राम ही है एक तरीके का। फाइंड द 15 एलिमेंट इन एरे यूजिंग लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में आप क्या करेंगे, जैसे लीनियर सर्च में एक बबल सर्च होता है, बबल सॉर्ट, उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लीनियर सर्च है तो देखिए ऐसे करते हैं, सबसे पहले कोई वैल्यू होगी, मान लो 50, हमें 50 वैल्यू फाइंड करना है इस पर्टिकुलर टेबल एरे में पर्टिकुलर एरे में हमें 50 वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, पहले 50 वैल्यू देखिए हमने यहाँ लिया है 8 इक्वल टू 50, नो, आपका काउंट आगे जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 से 9 वैल्यू, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है एरे की। अब यहाँ जब भी कोई भी आपका एलिमेंट बराबर हो जाता है तो हम अपने एल्गोरिथम में बताते हैं कि अगर कोई वैल्यू मिल जाती है तो हमारा काउंटर 1 रिप्रेजेंट करेगा और उस वैल्यू को बता देगा किस इंडेक्स वैल्यू पर रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले हम 50 को 8 से कंपेयर करेंगे, नहीं बराबर नहीं है, फिर 50 आगे बढ़ेगा, काउंटर आगे बढ़ जाएगा। 50 को 45 से इस तरह से कंपेयर करेंगे, नहीं 50 का 45 के बराबर नहीं है। तो 23 को 50 के इक्वल करेंगे, तो आपको देखिए सर्च इस तरह से हम सर्चिंग जाएंगे, 23 नहीं है। 7 को कंपेयर करेंगे, 7 इक्वल टू 50, नो। 2 इक्वल टू 50, नो। 19 इक्वल टू 50, नो। 65 इक्वल टू 50, नो। 32 इक्वल टू 50, नो। 89 इक्वल टू 50, नो। 50 इक्वल टू 50, नो। तो इस तरह देखिए, सॉरी 50 इक्वल टू 50, यस। इसका मतलब आपका जो एलिमेंट आप जिसकी जरूरत है आपको, वो एट द लास्ट एंड ऑफ द एरे आपको मिल गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका टाइम भी काफी ज्यादा लगा, ना, एकदम लास्ट में वैल्यू वो मिली है। इसका मतलब वर्स्ट केस है, सिर्फ बिल्कुल वर्स्ट केस यही होता है कि वर्स्ट केस के होता है, इसको हम वर्स्ट केस बोलेंगे। तो वर्स्ट केस को अब हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, Vigo नोटेशन से, ठीक। तो वर्स्ट केस क्यों हुआ, क्योंकि ये काफी लास्ट में मिला हमारा 50 एलिमेंट। यदि यही पहले मिल जाता तो इसका मतलब हमने पहले से कंपेयर किया, पहला मिल गया, ये आपका संजोग है, पहले भी मिल जाए तो सबसे बेस्ट केस की श्रेणी में आता है। तो ऐसे एल्गोरिथम, तो यहाँ ये एल्गोरिथम हमें जो टेक्निक अपनाई, ये टेक्निक क्या थी, लीनियर सर्च की जो टेक्निक थी वो वर्स्ट केस के अंदर आई, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम हुआ और हमारा स्पेस भी कंज्यूम हुआ, इतने स्पेस ज्यादा लगा। तो चलिए आगे देखते हैं। When we start search 15 element in the array, we find this element at the last index of the array. सेम चीजें हैं कि जब हम स्टार्ट किए 50 एलिमेंट को सर्च करना, तो हमें लास्ट इंडेक्स पे जो एरे के उस पे जाके ये 50 एलिमेंट हमें मिला। दिस इज अ वर्स्ट केस फॉर सर्चिंग दिस एलिमेंट, बेस्ट केस के अंदर आएगा ये। और when we find the element at the zeroth index of the array, then it is called the best case for the particular element. बेस्ट केस तो होगा ये जो पहले मिल जाएगा, जो पहले जितना जो पहले मिलेगा। और Vigo नोटेशन रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, और Vigo नोटेशन को हम वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी के लिए ही जानते हैं। तो यहाँ क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू Vigo ऑफ n, Vigo ऑफ इंडेक्स वैल्यू इसकी 9 है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये हमने निकाल दिया, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए Vigo ऑफ, तो कोई भी अब आप जैसे कोई इस तरह से, अब जैसे हमने एक फार्मूला बन गया एजिम्प्टोटिक नोटेशन है, तो वो Vigo ऑफ n जब आप रिप्रेजेंट इस तरह से, कोई भी यूजर जो कोई भी डेवलपर देखेगा तो ये मालूम कर लेगा कि इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है वो 9 है। कोई भी एलिमेंट है
वो 9th पोजीशन पे किसी एरे में है और उसका जो कम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस इसमें एक कम्प्लेक्सिटी है उस एल्गोरिथम की। बिगो से ही वर्स्ट केस के बारे में हमें पता चल जाता है। अब सेम आप दूसरा देखिए, बिग ओमेगा नोटेशन, इसका क्या मतलब? इस एल्गोरिथम में हम किसी भी एल्गोरिथम की बेस्ट केस के बारे में अध्ययन करेंगे। बेस्ट केस, अब देखिए ये क्या है, यदि किसी एल्गोरिथम में बेस्ट केस के बारे में हमें को रिप्रेजेंट करना है तो हम बिग ओमेगा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिग ओमेगा नोटेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम। यहाँ आपको गार्ड बात लेनी है दो चीजें, किसी भी एल्गोरिथम की जो रनिंग टाइम है लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड आपको लोअर बाउंड के बारे में जानना है और दूसरा जो बताना है वो वेस्ट केस। दो वर्ड आपको हमेशा याद रखना है बिग ओमेगा नोटेशन में। इसमें हम लोअर बाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरा वेस्ट केस के बारे में इससे बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिग ओमेगा ऑलवेज रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम एल्गोरिथम। लोअर बाउंड के बारे में किसी एल्गोरिथम का रिप्रेजेंट करता है। टू रिप्रेजेंट द बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी वी ऑलवेज यूज द बिगो नोटेशन। बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिगो नोटेशन को यूज करते हैं। बिगो नोटेशन ऑलवेज टॉक अबाउट बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। बिगो नोटेशन हमेशा आपको बताता है कि बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ हम देखिए एक चार्ट के द्वारा सेम चीजें आप जो बिग ओ नोटेशन में आपने अध्ययन किया था सेम उल्टा चार्ट आप देख लीजिए। बस केवल एफ ऑफ एन की वैल्यू यहाँ बड़ी होगी सी डॉट जी ऑफ एन से, मतलब एफ ऑफ एन कितना नीचे तक जाएगा इसके बारे में यहाँ एल्गोरिथम में बताया गया है कि आप सी डॉट जी ऑफ एन से नीचे वो जा नहीं सकता एफ ऑफ एन की वैल्यू। किसी भी एल्गोरिथम में एफ ऑफ एन जो भी एल्गोरिथम है उसमें जो इनपुट हम देंगे वो सी डॉट जी ऑफ एन, मतलब ये एक तरीके का ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा दूसरा एल्गोरिथम है उसके उसके कर्व को ये बता रहा है। तो वो उसकी वैल्यू जो होगी इस तरह की वैल्यू से हमेशा इक्वल या उसके बराबर होगी। और इसके बारे में आपको बताना तो बता ही दिया है कि मेरी ये टाइम रिप्रेजेंट करेगा और इनपुट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस इनपुट लाइन को और वाई एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी नोटेशन में। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द इनपुट डेटा। मैथमेटिकल फार्मूला सेम चीज जो मैंने अभी बोला कि एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, मतलब एफ ऑफ एन की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी या उसके बराबर होगी सी डॉट जी ऑफ एन के, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, हमेशा एन की वैल्यू जो होगी वो एन नॉट से बड़ी ही होगी। कोई भी एन की वैल्यू कोई भी इनपुट हम डालेंगे उस एल्गोरिथम में तो उसकी वैल्यू एन नॉट से बड़ी होनी चाहिए, तभी एक केस आपका फॉलो होगा। तो सी और सी ग्रेटर देन 0 हो और एन नॉट जो है वो 1 हो या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मैथमेटिकल फार्मूला आपको कुछ नहीं याद रखने की ज़रूरत है, आप सीधे याद रखिए कि इसमें लोअर बाउंड के बारे में हम जानते हैं, ये लोअर बाउंड है को रिप्रेजेंट करता है और सीधी बात है कि ये बेस्ट केस के रिप्रेजेंट करने का एजम्प्टोटिक नोटेशन है, बस और कुछ नहीं आपको याद रखना है। तो किसी एल्गोरिथम में इतना ही बहुत है। तो एफ ऑफ एन ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, तो इस तरह से अगर होगा तो इस तरह से हम मैथमेटिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो रहे होंगे और कंसेप्ट। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में कि क्या यदि आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए।
डिस्क्रिप्शन क्या, डिस्क्रिप्शन में सेम चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताया। एफ ऑफ एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, ठीक है। एफ ऑफ एन ऑलवेज जो होगा या तो बराबर होगा सी डॉट जी ऑफ एन या तो उससे बड़ा होगा, और सी ओ एन एक कांस्टेंट, एक टाइप का कांस्टेंट आप मान लीजिए, और वो जिसकी वैल्यू जो हमेशा 0 से बड़ी होगी, और एन नॉट हमेशा 1 से इक्वल होगा और उससे बड़ा हो सकता है एन नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, मेन चीज यही है, आपको नोट्स में आपको मिलेंगे मेन चीजें। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग ओ नोटेशन, टू पिक्चर्स कम इन आवर माइंड, दो पिक्चर ही हमारे माइंड में रहनी चाहिए। पहला क्या, लोअर बाउंड, दूसरा क्या, वेस्ट केस। तो इसमें एक कंडीशन है, आप समझ लीजिए कि लोअर बाउंड, इसमें हम इससे नीचे किस हम नहीं जा सकते, नहीं तो वेस्ट केस के बारे में वहाँ हमारा निर्णय जो होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए हम एक क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं, एक लोअर बाउंड सेट कर दिए हैं, उस लोअर बाउंड से नीचे हमें नहीं जाना है, और बेस्ट केस तभी वो माना जाएगा। तो बेस्ट केस, दूसरा बेस्ट केस, तो दो चीजें हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो अब देखिए सेम एग्जाम्पल जो हमने वहां लिया था, यहाँ हम सर्च करेंगे 15 एलिमेंट को, फाइंड द 15 एलिमेंट इन गिवन एरे यूजिंग लीनियर सर्च। देखिए 15, 95, 23, 70, 20, 19, 55, 40, 89 एंड 48, इसमें भी हमने 10 एलिमेंट लिया है, जिसमें 0 से 9 हमने इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस एरे रिप्रेजेंट किया है, और इसमें हम 15 वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। अब देखिए 15 वैल्यू आपका, जैसे हम एल्गोरिथम में ले आए 15 और कंपेयर किए 15 इक्वल टू 15, यस बेस्ट केस यही होता है कि टाइम कम, स्पेस कम, लेके तुरंत आउटपुट दे दे। तो देखिए यहाँ 15 तुरंत मिल गया, और यहाँ रिप्रेजेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू 0 आपका एल्गोरिथम सेंड कर देगा किसी भी यूजर को या डेवलपर को कि पहले ही 0 इंडेक्स पे ही आपकी वैल्यू मिल गई है। तो ये हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन से। व्हेन वी start search 15 element in array, we find this element at the first index of the array। सही है, हमने पाया पहले इंडेक्स पे एरे के। दिस इज ए बेस्ट केस फॉर सर्चिंग दिस एलिमेंट, ये सबसे बेस्ट केस है। आप बता सकते हैं कि 15 एलिमेंट को फाइंड करने का सबसे बेस्ट केस जो है लीनियर सर्च में, इससे ज़्यादा बेस्ट केस मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। आप कोई और भी देख लीजिए, मान लीजिए आप बाइनरी सर्च यूज करेंगे, उसमें भी आपका एक बार उसको तोड़ना पड़ता है आधे आधे एरे में, तो उस तरह से उसका सर्चिंग का तरीका अलग है। तो यहाँ हम लीनियर सर्च के और बारे में जान रहे हैं, तो इसे लीनियर सर्च में मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट करके ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिससे ग्राफ से हम एक बार देख लेंगे, तो जब हम किसी भी जो प्रोग्राम एल्गोरिथम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के अध्ययन करेंगे, तो हमें ये चीज़ें क्या है आसानी से पता चल जाएंगे कि बेस्ट केस को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो बिग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिग ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है बिग ओमेगा। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। और टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ 0, ओमेगा ऑफ इंडेक्स 0। कोई भी डेवलपर या कोई भी जो समझता है एल्गोरिथम को, उसका मतलब ये जब देगा टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी इतना है, इसका मतलब उसको समझ में आ गया होगा कि जो बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ हम बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और हमें 0 वैल्यू पे ही वो एलिमेंट हमें मिल गया है, 0 इंडेक्स वैल्यू पे, तो बेस्ट केस के बारे में हम। तो इस तरह से केवल एक लाइन से ही आपको सारा पिक्चर आपका जो है वो क्लियर हो जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो सेम चीज़ें हैं, आपको दो चीज़ें याद रखनी है।
हर एल्गोरिथम में 2 चीज़ें याद रखनी है। अब आगे हम एवरेज केस के बारे में बात करेंगे। क्या है बिग थीटा नोटेशन? देखिए ये चीज़ें जनरली जो रियल लाइफ में हमारे होते हैं वो इस तरह का चीज़ें हम फाइंड करते हैं एवरेज केस। एवरेज केस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेबर और काम के बीच। जितनी ज़्यादा लेबर लगाएंगे उतना जल्दी काम होगा, और जितने कम लेबर लगाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से एल्गोरिथम में जो डिज़ाइन करते हैं हम उनको एवरेज केस के रूप में हम लेते हैं कि इनका एवरेज निकालते हैं कि कुछ ही मजदूर लगाएं, हम उतने मजदूर लगाएं जिससे काम में कुछ बाधा ना पड़े। काम में कुछ बाधा नहीं पड़ेगा और तो काम एक एवरेज केस सही टाइम पे, एवरेज टाइम पे आपका केस पूरा हो जाए, आपका जो वर्क है वो पूरा हो जाएगा। वो वही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मजदूर लगाएंगे तो आपका लॉस होगा और आपकी जो है हर चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो जो आप एक लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ करेंगे, तो इसलिए इस तरह से जो हम रियल लाइफ में अपने फॉलो करते हैं वो बेसिकली एवरेज केस में ही हमको सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो यहाँ हम बिग थीटा नोटेशन के बारे में जानेंगे। तो बिग थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट द एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो बिग थीटा नोटेशन जो है ये एवरेज केस के टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ हमने ये ग्राफ लिया है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो है इनपुट लाइन को, किसी एल्गोरिथम के इनपुट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देखिए यदि हम इनपुट ज़्यादा देंगे मतलब मजदूर ज़्यादा लगाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक, मजदूर कम लगाएंगे, इनपुट कम देंगे तो टाइम आपका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन एवरेज केस के बारे में कहाँ तक हम इनपुट दें और कितना टाइम हमारे लिए बेस्ट होगा। देखिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसको यहाँ तक कि हम हर चीज़ एक ईंट ईंट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, तब जाके हम और ये देखते हैं कि कितना इसमें लॉस हो रहा, कितना इसमें हानि होगा, सॉरी लॉस होगा, वही हानि है, कितना इसमें अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब वो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, कितने लॉस को हम एफोर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अध्ययन कर ली जाती है किसी चीज़ को बनाने से पहले। कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर में कितना चीज़ें तक आपको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो उसको आप बेस्ट मानेंगे उस सॉफ्टवेयर को। अगर आप 90-95 तक वो वैल्यू आपकी एग्जैक्ट वैल्यू और हर चीज़ें दे रही है, तो उस सॉफ्टवेयर को आप कहेंगे हाँ एक हद तक वो वैल्यू अच्छी है। यदि उससे बेस्ट सॉफ्टवेयर आता है तो देखिए किस तरह से आपका चेंज हो जाता है, लोग दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब पैसे कम लगेगी, टाइम कम लगेगा तो लोग उसको यूज करेंगे। तो यहाँ हम बिग थीटा नोटेशन के बारे में जानेंगे। एवरेज केस को ये रिप्रेजेंट करता है, बस इतना याद रखिए। और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द इनपुट डेटा। तो यहाँ देखिए C2 ऑफ G ऑफ n, देखिए इससे ऊपर तो नहीं जा सकती इसकी वैल्यू। थीटा नोटेशन में देखिए, थीटा नोटेशन में आप C2 ऑफ G ऑफ n जो ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू f ऑफ n की वैल्यू ना इसके ऊपर जा सकती है और ना कि C ऑफ G ऑफ n से सॉरी f ऑफ n की वैल्यू इससे ऊपर नहीं जा सकती और f ऑफ n वैल्यू इससे नीचे नहीं जा सकती। मतलब इन दोनों के बीच में ही f ऑफ n लाई करेगा, तभी वो थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट होगा। तो कहते हैं ना कि एक हम क्राइटेरिया सेट कर देते हैं किसी चीज़ की, उन बीच में है तो हम उसको, जैसे कोई फाइल होगी, आप गवर्नमेंट में आप जाते हैं तो जो उसका रूल्स हो गए वो अगर फॉलो कर रहे हैं
वहां तक आपके रूल्स हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो फाइल पास हो जाती है, लेकिन जो रूल्स के कुछ फाइल नहीं पास होते हैं उसमें कुछ डोनेशन या कुछ और भी चीज़ें आपको देने पड़ते हैं तब जाके पास होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ सेम चीज़ें वही है। तो देखिए इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे सी डॉट जी ऑफ एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी टू ऑफ जी ऑफ एन। सीधी बात है, आप सिंपल समझिए कि एफ ऑफ एन की वैल्यू सी वन ऑफ जी ऑफ एन के बराबर या उससे बड़ी होगी। ठीक ठीक बात, इसके बराबर हो सकती है लेकिन इस और इससे बड़ी होगी, इसके बराबर या इससे बड़ी होगी, इसका मतलब इससे नीचे नहीं होगी बस। और सेम चीज़ है यहाँ कि एफ ऑफ एन की वैल्यू सी टू ऑफ जी ऑफ एन से यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हुआ, सी टू ऑफ जी ऑफ एन से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ छोटे का साइन होना चाहिए, ठीक, यहाँ छोटे का साइन होना चाहिए, ये गलत है, इसको अभी हम सही करेंगे। देखिए ये छोटा होना चाहिए यहाँ, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, सेम चीज़ें वही है जो और चीज़ों में फॉलो हुआ है, सेम चीज़ें वही है, बस एक चीज़ ये गलती हुई है, यहाँ ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, एफ ऑफ एन लेस देन। देखिए ग्राफ में ही आपको दिख रहा है कि वैल्यू सी ऑफ डी ऑफ जिनके बराबर या उससे छोटी होगी, तो यहाँ छोटी होना चाहिए एफ ऑफ एन की वैल्यू। तो अभी उसको ठीक कर देंगे हम। तो एफ ऑफ एन ऑफ थीटा ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इस तरह से हमारा मैथमेटिकल फार्मूला फॉलो हो रहा होगा तो हम उसको एफ ऑफ एन थीटा ऑफ एन से जानेंगे। तो एफ ऑफ एन बिग और थीटा ऑफ जी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे। If we are talking about big theta notation, one picture come in mind। कौन सा पिक्चर? एक ही पिक्चर इसमें है, और पिक्चर पर तो पिछली बार में हमने हमारे माइंड में कौन कौन सी चीज़ें चलनी चाहिए। यहाँ एवरेज वैल्यू प्रेजेंट इट मिडिल पार्ट, मतलब जो मिडिल पार्ट में हो उनके बीच लाई कर रही हो, उस तरह की वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू मानेंगे और उसको थीटा बिग थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इस एल्गोरिथम का ये हम देखते हैं एक सोल्यूशन और। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 मार्क्स। देखिए 100 मार्क्स का पेपर है और 12 स्टूडेंट का हमने एवरेज मार्क्स निकाला, ठीक। जैसे स्टूडेंट कितने हैं? 12 स्टूडेंट, टोटल मार्क्स 100 का है, पेपर 100 नंबर का है, और उसमें देखिए पहला स्टूडेंट ने 45 नंबर, दूसरा 33, तीसरा 65, चौथा जो है 57 नंबर, और पांचवा 47, छठवां 71, सातवां 85, और आठवां 55, नौवां 39, 10वां 42 और 11वां 80 और 12वां 51 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इनका एवरेज, अब इस एल्गोरिथम में हमने क्या देखते हैं, तो कभी भी देखते हैं कि कितने एवरेज स्टूडेंट पास हुए, कितने नहीं पास हुए। तो इस तरह से हम यहाँ अध्ययन करते हैं जब किसी चार्ट को देखते हैं। इस तरह से हमारे जो इकोनॉमी में अध्ययन किए जाते हैं कि किस तरह से कितने स्टूडेंट कैसे हमारे इंडिया में, या कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने पास हुए, तो उससे हमारा ग्रोथ रेट या कुछ इस तरह से अध्ययन करके हमारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ हम एवरेज 12 स्टूडेंट का एवरेज हमने 53.33 व्हिच रिप्रेजेंट द, जो एक और 100 1 और 100 के बीच आपका एवरेज निकला। लेकिन वन एक चीज और कि माइनस मार्किंग नहीं है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर माइनस मार्किंग होगी तो वैल्यू 1 और 100 नहीं, उससे नीचे भी हो सकते, किसी स्टूडेंट की 0 नंबर आ गए हैं तो वो एवरेज उसका धीरे धीरे वो घट सकता है। तो 1 to 100 एवरेज इनके बीच लाई करेगा। तो
100 की 20 जब लाई करेगा तो इस तरह के जो है एवरेज, इस तरह से जो सोल्यूशन होंगे, एल्गोरिथम होंगे, उनको हम बिग थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन above table average marks of 12 student is 53.33 which represent between 1 to 100, जो 1 से 100 के बीच हैं। बिग थीटा नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द एवरेज केस। इस यहाँ हम बिग थीटा नोटेशन को यूज करेंगे एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब हम ये एवरेज केस को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी भी प्रोग्रामर या एल्गोरिथम डेवलपर को ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ जो रिप्रेजेंट किए हैं वो थीटा नोटेशन से अगर रिप्रेजेंट किए हैं तो हमें ये पता चलती टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब है किसी बीच वैल्यू में है। जो वैल्यू लाई कर रही है वो किसी 0 और 1, मान लो 0 1 है, यहाँ हमने 1 और 100 के बीच के वैल्यू को बारे में अध्ययन किया है, तो 1 और 100 के बीच लाई कर रही है। तो और यहाँ ऐसे बताया भी गया है, आगे हम देखते हैं। तो टाइम complexity of this will represent by the big theta notation। इस तरह से जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे वो बिग थीटा नोटेशन से ही निकालेंगे, बिग थीटा नोटेशन से ही रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह की कम्प्लेक्सिटी, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि हम यहाँ एवरेज केस निकाल रहे हैं और दो वैल्यू के बीच है। जैसे f ऑफ n 1 है, f ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और f ऑफ n लेस देन इक्वल टू 100। देखिए सेम मैथमेटिकल फार्मूला, देखिए ऊपर हमने ये मिस्टेक किया था, एक टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ ग्रेटर देन हो गया था, तो लेस देन देखिए 100। तो f ऑफ n की वैल्यू देखिए 1 या 1 के बराबर होगी, ठीक। और f ऑफ n की वैल्यू 100 या उससे नीचे, 100 के बराबर या उससे नीचे हो सकती है, लेकिन 100 के ऊपर नहीं हो सकती, ना कि 1 से नीचे हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1 और f n के बीच लाई करेगा इस तरह से, ठीक। यहाँ लेस देन फिर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, फिर से 100 और उनके बीच, देखिए यहाँ ऊपर सही किया है लेकिन यहाँ नीचे टाइपिंग मिस्टेक था, तो इसको ठीक कर देंगे हम। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम बिग थीटा ऑफ 53.33, मतलब इसका जो एवरेज केस है, हमने एवरेज वैल्यू निकाल दिया, एवरेज 12 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स या हम निकाल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको कि कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। ऐसे ही जब एल्गोरिथम का अध्ययन करेंगे, मान लीजिए किस वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं एरे में, मान लीजिए जैसे 10 वैल्यू किसी एरे में इंसर्ट करना है। एक और भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसे 10 वैल्यू किसी भी एरे में इंसर्ट करना है, ठीक। तो 0 से 9 वैल्यू तक इंसर्ट होगी, ठीक। तो एक वैल्यू एक ही बॉक्स में जाएगी, एक वैल्यू एक में, दूसरी वैल्यू दूसरे इंडेक्स 1 में, तीसरी वैल्यू इंडेक्स 2 में, इस तरह से वैल्यू जाते जाते इंडेक्स 9 तक लास्ट वैल्यू जाएगी और इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे देखेंगे, यहाँ टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे करेंगे, तो कितना टाइम लग रहा है, कैसे हम इसको अध्ययन करेंगे। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ दो बेस पे, बेस्ट केस कैसे उसमें डाला जाए कि जितना जल्दी इंसर्ट हो जाए और सही मैनर में हो, और दूसरा जो है वो वर्स्ट केस क्या है कि किसी भी उसको रिप्रेजेंट करने का। तो हम वर्स्ट केस के बारे में, यहाँ हम वर्स्ट केस के बारे में जानेंगे। तो 1 2 3 इस तरह से जब हम डालेंगे वैल्यू, तो 9 वैल्यू तक हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे एरे, 9 इंडेक्स तक, इंडेक्स में वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे एरे में 10 वैल्यू, तो जो लास्ट वैल्यू होगी उसी पे हम अध्ययन करके ये बताएंगे कि ये जो हमारा मान लीजिए एक वैल्यू वन टाइम पे हो रहा है, तो दूसरे तो 10 वैल्यू डाल रहे हैं तो 10 टाइम पे लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। तो ऐसे n वैल्यू डालेंगे
तो कितने टाइम लगेगा, एन टाइम लगेगा। तो वहाँ वर्स्ट केस की बात करेंगे हम, तो यहाँ की जो कम्प्लेक्सिटी हमारी होगी बिग बिग ओ ऑफ एन, एन होगी बिग ओ ऑफ एन। तो जनरलाइज हम कर देते हैं किसी चीज़ को, जैसे 1 से 10 की वैल्यू डाल रहे हैं तो ऐसे 1 से n तक डालेंगे तो कितनी टाइम लगेगा, जैसे एक में 1 मिनट, दूसरे में 2 मिनट, तो इस तरह से n वैल्यू डालेंगे तो n मिनट लगेंगे। तो सीधे आप बिग ओ ऑफ n कर देंगे। सर्चिंग करेंगे तो इस तरह से जब पहले पे मिल जाएगा तो वहाँ हम ओमेगा ऑफ 0 कर देंगे, ओमेगा ऑफ 0 इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एवरेज केस होगा, कोई सी स्टूडेंट या उसके एवरेज वैल्यू, दो वैल्यू के बीच हमारी वैल्यू लाई कर रही है तो उसको हम थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ जो वीडियो ये मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ आपको मिल जाएगा हर लेक्चर के नीचे। और जो स्टूडेंट अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ यहाँ सब्सक्राइब थ्रू ईमेल एंड गेट्स फ्री अपडेट्स यहाँ जरूर कर लें, जिससे नोट्स उनके इनबॉक्स में चला जाएगा। और अपना ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ईमेल आईडी पे आपके ईमेल जाएगा। आप उस ईमेल को खोलिए और उसमें वेरीफाई जरूर करिए। वेरीफाई करने पे ही आपको ये पता चलेगा कि आप खुद हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है आप चाहते हैं कि मुझे नोट्स मिलें, पाइथन्स के नोट्स मिलें, तब जाके आपको वो नोट्स जितने भी अपलोड होंगे आपको आपके मेल पे ऑटोमेटिक सेंड हो जाएंगे। साथ साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स भी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ भी लेक्चर हो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने काफ़ी अध्ययन करके और काफ़ी नॉलेज से यहाँ हमने प्रोजेक्ट और सब कुछ डिज़ाइन करके बनाया हूँ, तो आपके लिए ही है। आप तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर में हम आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।